नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं चाइना के एपिसोड 9 के साथ। तो आज हम बेसिकली इन खबरों के बारे में बात करेंगे। पहली खबर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है चाइना के एक डॉक्टर ने जो चाइना की कोविड की वैक्सीन आई है उसके दुष्परिणाम बारे में बताया है। दूसरी खबर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है जैक मा। जैक मा आपको पता ही है, वर्ल्ड के बहुत ही अमीर लोगों में माने जाते हैं और वो एकदम से गायब हो गए हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे कि वो क्यों गायब हुए हैं और उसका कारण क्या था। एक और खबर कोरोना वायरस से रिलेटेड आई है। तो ऑफिशियल आंकड़े के हिसाब से चाइना में सिर्फ 80,000 के आसपास केस है, लेकिन जो एक्चुअल आंकड़े हैं वो 100 गुना ज्यादा हो सकते हैं। अगली खबर आई है जो सारी दुनिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन बन रही है, उसमें जैसे इंडिया में भी पहले बूढ़े लोगों या फिर ऐसे लोग जिनके ऊपर कोरोना से मरने का खतरा ज्यादा है उनको वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन चाइना कुछ उल्टा ही कर रहा है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एक और खबर ये आई है, बेसिकली वो रिलेटेड है यूएस और चाइना से, कि यूएस और जब तालिबान का युद्ध चल रहा था तो उसमें चाइना पीछे से तालिबान का सपोर्ट करता था जिससे यूएस को डायरेक्ट नुकसान हो। एक और दिलचस्प खबर आई है वो चाइना में जो कोयले की कमी है उससे रिलेटेड है। जो आखिरी खबर जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अमेरिका जो है वो अपना जो हांगकांग में काउंसलेट है उसको बेचना चाहता है और उसके कारण क्या है। तो दोस्तों डिटेल में बात करते हैं इन सभी खबरों के बारे में। ऑलराइट अनुज, तो आज हम बात करेंगे फिर दोबारा चाइना से रिलेटेड खबरों के बारे में। तो जो पहली खबर है वो है कि चाइना में कोरोना से रिलेटेड एक और न्यूज आई है। जैसे पहले एक डॉक्टर ने बताया था कि कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है और उस डॉक्टर को मार दिया गया था, ऐसे ही एक डॉक्टर ने हमें पता चला है, उन्होंने बताया है कि जो वैक्सीन है उनकी वो बहुत ही दुष्परिणाम है उसके और वो बहुत ही खराब है। तो उसके बारे में क्या डिटेल है? ये बहुत पहले से चीन में सबको पता है। जब भी कुछ चीन के नागरिक कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो सरकार को पसंद ना हो तो वो हमेशा वो लोग या तो गायब हो जाते हैं, चुप करा दिए जाते हैं, या फिर वो आगे जाके अपना स्टेटमेंट एकदम बदल लेते हैं। तो ऐसे ही दोबारा से हुआ है जब पिछली जनवरी में 2020 की जनवरी में जब एक डॉक्टर लियांग नाम के एक बंदे ने वहां से एक निमोनिया टाइप के एक वायरस का अंदेशा जगाया था और उसने उनके सोशल मीडिया पर बोला था कि इस तरह की वायरस आ रही है और इसका लोगों को पता नहीं है और इसमें लोग मर भी सकते हैं। उस समय चीन ने उसके ऊपर उल्टा ये आरोप लगाया कि वो भ्रामक खबरें फैला रहा है और उसको चुप कराया। इन द एंड वो डॉक्टर लियांग खुद कोरोना वायरस से संक्रमित होकर उनकी मौत हो गई थी। तो अभी एक और डॉक्टर ने यहाँ पर ये बताना शुरू किया है कि चीन की जो वैक्सीन है उसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। करीब 76 साइड इफेक्ट ऐसे हैं जो एक तरह से जानलेवा हैं या मरीज के किसी भी बॉडी पार्ट को पूरी तरह से खराब कर सकते हैं, जैसे लोग की आंखें चले जाना या उनको परमानेंट पेन होना या उनकी किसी हड्डी में परमानेंटली कोई डिफॉर्मेशन हो जाना। तो इसके बाद भी जब ये खबर बाहर आई और चीन के जो सोशल मीडिया है वीबो, उसमें जब ये बहुत ज्यादा वायरल होना शुरू हुई तो चीनी सरकार को पता लगा, उन्होंने इस वीडियो को हटवाया और उसके बाद उन्होंने इस डॉक्टर पर इतना प्रेशर डाला कि उसको अपना जो उसका स्टेटमेंट था, उसका जो वीडियो था वो उसको बदलना पड़ा। तो अभी वो ये बोल रहा है कि जो इंग्लिश मीडिया है विश्व की, उसने उसका जो डेटा था उसको उल्टा सीधा करके दूसरे देशों में दिखाया। तो इस तरह से हमेशा प्रॉब्लम्स चाइना में होती रही हैं कि लोगों को बिल्कुल भी बोलने की आज़ादी नहीं है और हमेशा उनको सप्रेस किया जाता है। और इस डॉक्टर ने यह भी बताया है कि चीन में जिस तरह से टेस्टिंग हो रही है उसमें लोगों को जांच में ये पता लगना कि लोग को कोरोना पॉजिटिव है या नहीं, इसमें कम से कम 4-5 बार लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए। उसने एक बूढ़ी महिला का भी एक एग्जाम्पल दिया है कि उस महिला को चौथी बार में ये पता लगा कि वो कोविड पॉजिटिव है। उसके शुरू के 3 जो जांच हुई थी उसमें वो कोविड नेगेटिव पाई गई थी। तो इस तरह से जो चाइना में जिस तरह से लोगों ने सरकार ने यहाँ पर जो एक्शन लेना शुरू किए हैं, उनकी जो रिलायबिलिटी है, जो क्वालिटी है, वो बहुत ही खतरनाक है। वो एकदम किसी भी विश्वास करने लायक नहीं है। इस खबर से हमें पता चलता है कि चाइना जो करता आ रहा है, जो भी लोग आवाज उठाते हैं उनकी दबाता है और आवाज उठाते हैं, जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं उसकी दबाने की खबर से एक और जो बहुत ही फेमस खबर है जो शायद आपको भी पता होगी, जैक मा जो है
जो वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में माने जाते हैं, अलीबाबा और अली एक्सप्रेस के चेयरमैन हैं, सीईओ हैं, उनको अभी नजरबंद कर दिया गया है, या फिर वो कहाँ हैं किसी को उनका अता पता नहीं है अनुज। तो उस खबर के बारे में बताओ कि क्या कारण था कि उनको नजरबंद किया और उसके आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल, तो जैक मा के बारे में हम लोग जानते ही हैं, अलीबाबा और एंट ग्रुप और बहुत सारे एक तरह के वो चाइना के टाटाज हैं या चाइना का रिलायंस है जिसने बहुत सारी कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बट मेनली वो अलीबाबा और अली एक्सप्रेस के लिए जाने जाते हैं। और जैक मा एक अगर उसकी पूरी हिस्ट्री देखें तो जैक मा एक तरह से वहाँ पर चाइनीज लोग के बहुत ही फेमस हो गए थे, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास से उभर कर आए थे और दुनिया के अमीर लोगों में उनका नाम होने लगा था। और चीनी लोगों का एक सपना है कि वो जैक मा की तरह आगे बने और आगे बढ़ें। तो जैक मा की पॉपुलैरिटी जो है वो इतनी ज़्यादा होती जा रही थी कि शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं उनको बहुत खतरा महसूस होने लगा था। और जैक मा की जो कंपनीज हैं उनके पास बहुत सारा डेटा था, और वो अभी फिनटेक जो टेक्नोलॉजी में जो वो घुस रहे थे, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी मतलब ऑनलाइन पेमेंट और इससे रिलेटेड जो काम जैक मा की कंपनीज ने करना शुरू किया था, उससे चीनी सरकार को बहुत पहले से ये लगना शुरू हो गया था कि ये जैक मा शायद चीनी सरकार के और खुद शी जिनपिंग के एकदम अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पॉपुलैरिटी जैक मा की बहुत ज्यादा है। शी जिनपिंग को लोग मानते हैं क्योंकि या तो वो सीसीपी के मेंबर हैं, सरकार में कुछ मेंबर हैं, या फिर वो डर कर शी जिनपिंग की बातें मानते हैं। मगर जैक मा को लोग दिल से चाहते हैं चाइना में, और इसी वजह से जैक मा की सिर्फ एक गलती, जब उन्होंने अपने आंट ग्रुप के आईपीओ को लॉन्च करते वक्त एक स्टेटमेंट दिया कि चाइना में इस वक्त फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही घटिया क्वालिटी के हैं और वो एज पर द न्यू वर्ल्ड नहीं है, उस पर एक्शन लेते हुए शी जिनपिंग ने पर्सनली इतने सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए और इतने सारे रूल्स निकाले कि जैक मा का पर्सनली प्रॉब्लम हो और उनकी जो कंपनीज हैं उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो। और उसी के तहत अब लोगों को पता नहीं है कि जैक मा खुद कहीं गायब हो गए, क्योंकि वो बहुत अमीर हैं, हो सकता है किसी दूसरे देश में छिपे हों कि वो अपनी सरकार से खुद बचने के लिए निकले हों, या फिर चीनी सरकार ने उनको एक तरह से गायब कर दिया है और वो कुछ महीने बाद वापस आएंगे सॉरी बोलते हुए और चीनी सरकार को पूरा नतमस्तक होते हुए वापस आएंगे। ऐसा पहले भी हो चुका है। चीन में जो बड़ी पर्सनालिटीज हैं उन्होंने जब भी चीनी सरकार के खिलाफ वो खतरा बने हैं, वो कुछ 6-7 महीने के लिए गायब होते हैं। उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो अपने पुराने स्टेटमेंट्स और पुराने एक्शंस के लिए माफी मांगते हैं, और वो एक तरह से मेन स्ट्रीम से बिल्कुल दरकिनार कर दिए जाते हैं। तो जैक मा का भी यही एक्सपेक्टेड है, और मेरे ख्याल से इस वक्त जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं और बड़े वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनको इस वक्त ये बात उठानी चाहिए, क्योंकि चाइना में जब अगर जैक मा जैसे व्यक्ति के पास कोई भी ह्यूमन राइट्स नहीं है और उनको कभी भी गायब किया जा सकता है, उनको कभी भी गिराया जा सकता है, तो एक आम इंसान, एक गरीब इंसान की तो कोई वैल्यू वहां पर हो ही नहीं सकती। वो अगर मर भी जाए तो चीनी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लोगों को इसके खिलाफ बहुत ज्यादा आवाज उठानी चाहिए। राइट। तो चाइना में पता ही है कि वहाँ पे कोई भी बंदा जो भी फेमस होता है या फिर जो भी उनके प्रधानमंत्री के अगेंस्ट टक्कर देने वाला होता है, उसको वो बेसिकली क्या करते हैं कि या तो उसको नजरबंद कर देते हैं या उनके खिलाफ ऐसे लॉ लगा देते हैं कि वो बंदा खुद ही उनके आगे सरेंडर कर देता है। अगली खबर के बारे में बात करेंगे, जो पहले भी हमने बताया था कि कोरोना वायरस के केस जो चाइना है वो ढंग से रिपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अभी अनुज एक खबर आई है, कहीं से लीक हुई है, कि जो चाइना में बेसिकली आंकड़े जो उन्होंने 80,000 के आसपास बताए हैं, वो उसके लगभग 100 गुना ज्यादा हैं एक्चुअल जो आंकड़े हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, ये खबर एक्चुअल में एक ऐसे सोशल वर्कर या मेडिकल वर्कर बोल सकते हैं चाइना में, जो खुद दूसरे शहरों में जाकर लोगों की जांच कर रहा है, और उसने ये बताया है चीन के सोशल मीडिया पर कि जिस हिसाब से आंकड़े उसने इकट्ठे किए थे और उसकी टीम ने इकट्ठे किए थे, उसके केवल 1% ही आंकड़े चीन के ऑफिशियल रिकॉर्ड में गए हैं। मतलब उन्होंने अगर 1200 आंकड़े निकाले हैं, 1200 कोविड मरीजों की पहचान की है, तो उसमें सिर्फ 12 ऑफिशियल आंकड़ों में गए हैं। तो इससे ये पता लगता है कि जो असली आंकड़े हैं वो 100 गुना ज्यादा सारे शहर में हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये पैटर्न एक जगह पर देखा गया है एक प्रोविंस में, तो बाकी जगह पर भी ऐसा हो सकता है।
तो चीन का एक शहर है डालियान, और वहाँ पे कोरोना वायरस के आंकड़े ऑफिशियली बहुत ही कम हैं, लेकिन चीन के सोशल मीडिया में लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया है कि समस्या बहुत गंभीर हो गई है वहाँ पर, और चीन की सरकार बहुत सारे कोरोना वायरस के आंकड़ों को इकट्ठा तो कर रही है मगर उनको सार्वजनिक नहीं कर रही है। मतलब वो एक्शन ले रहे हैं, वो लोगों को हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल आंकड़े वो जो विश्व को दिखाने के लिए देते हैं वो बहुत ही कम है। और वो हम सोच सकते हैं क्योंकि चीन इस वक्त वर्ल्ड की फैक्ट्री है और उसके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो हैं विदेशी कंपनियों के चीन में जो वापस जा रहे हैं। तो चीन अभी ये करना चाहता है कि जैसे इंडिया में लॉकडाउन है, अभी तो खुलना शुरू हो गया है, यूएस में लॉकडाउन है, और तो चीन अपने आप को अच्छा दिखाकर बाकी विदेशी कंपनियों से इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहा है। तो चीन की सरकार ने जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक करने से कतरा रही है, और जिस शहर की हम बात कर रहे हैं वहां के सरकारी कर्मचारी अब शहर की बिल्डिंग्स को सील कर रहे हैं, और कुछ बिल्डिंग उन्होंने ऐसी सील कर दी है जिसमें अभी भी लोग अंदर हैं, मतलब उनके पास अभी बाहर निकलने का कुछ नहीं है। तो एक तरह से बिल्कुल इंसान की कोई भी कीमत जाने बिना अब वो बिल्कुल इस तरह से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना उन्होंने शुरू कर दिए, और इस डालियन शहर में अब लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, मतलब उस शहर के बाहर नहीं जा सकते हैं। और एक आपको अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो एक खास परमिट भरवाने की ज़रूरत है कि जिसके बाद ही आप बाहर जा सकते हैं, और आपको मोबाइल पर एक हेल्थ कोड दिखाना पड़ेगा। तो अपने दर्शकों को बता दें कि चीन में इस तरह के 2 हेल्थ कोड इस वक्त चल रहे हैं जो आपको अपने मोबाइल में दिखाने पड़ेंगे, और वो कोड एकदम कलर के हिसाब से बनाए गए हैं, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। तो ग्रीन का मतलब है कि आपका टेस्टिंग हो चुकी है और आप बिल्कुल जा सकते हैं, आपको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है, और उसमें अपडेटेड डेट भी होती है कि आपका कब आपका चेकिंग हुई है। और रेड का मतलब है कि आपको कोविड है और आप कहीं बाहर नहीं निकल सकते। ऑरेंज का मतलब है कि आप कोविड एरिया से होकर आए हैं, आपकी टेस्टिंग नहीं हुई है। तो इस तरह के 2 कोड हैं चाइना में। एक है वो नेशनल लेवल का है और एक लोकल लेवल का है, क्षेत्रीय स्तर पर है। और लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये शिकायत की है कि उनको जो ये 2 तरह के कोड हैं वो आपस में मैच नहीं कर रहे। तो एक में वो ग्रीन दिखा रहा है और एक में रेड दिखा रहा है। तो इस तरह से ये हो सकता है कि इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है डेटा का, वो इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि चीनी सरकार ने आंकड़ों के साथ फजिंग की है, छेड़खानी की है। तो नेशनल लेवल के जो आंकड़े हैं, जो जब क्षेत्रीय लेवल से जब वो इकट्ठे करते हैं तो बहुत सारे रेड को वो ग्रीन में बदल देते हैं। इसी वजह से लोगों के मोबाइल में कुछ आंकड़े तो रेड दिख रहे हैं, कुछ ग्रीन दिख रहे हैं। तो इस वजह से जो जैसे बोला मैंने कि विद्वानों का ये मानना है वहां पर कि ये गड़बड़ी जो चीन ने कवर अप करने का एक तरह का वो किया है कि विदेशी लोगों को और विश्व को ये पता लगे कि उनके पास कम कोरोना के मरीज हैं, उनकी इकोनॉमी एकदम सही है, वो बाउंस बैक कर गए हैं विश्व में सबसे पहले। तो ये एक तरह का डेटा निकल कर आ रहा है, और इस वजह से ये बहुत ही हास्यास्पद बात है क्योंकि चीन ने लास्ट दिसंबर में ही एक वुहान में एक बड़ा इवेंट करके उन्होंने कोरोना वायरस में जीत का दावा कर दिया था, मतलब 2020 के दिसंबर में, पिछले महीने। तो उन्होंने बोला कि उनकी इकोनॉमी सामान्य है, अब सब कुछ बढ़िया होने वाला है और सब कुछ एकदम नॉर्मल है। और कोरोना का भी अगर हम और डिटेल में बात करें कि और क्या ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, तो कोरोना का जो यूके वाला स्ट्रेन है वो भी चाइना में 2 लोगों में पाया गया है। 2 शहर हैं चीन में, शंघाई और गुआंगडोंग, वहाँ पे एक मरीज पाए गए हैं, और ये दोनों स्टूडेंट थे जो यूके से पढ़ाई करके अभी लास्ट दिसंबर ही वापस लौटे हैं। और इनकी वजह से इस शहर को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। नए स्ट्रेन के बारे में अपने लोगों को बता दें कि ये आपके हृदय पर या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर ये अटैक करता है। मतलब जब ये अटैक होता है और आपका हार्ट अगर बहुत ही स्ट्रांग नहीं है तो आपकी सडन डेथ हो सकती है। मतलब आप रोड पर चलते चलते गिर कर वहीं तुरंत मर सकते हैं, उसमें कोई टेस्टिंग का या कुछ प्रॉब्लम का वो मौका ही नहीं मिलेगा लोगों को। तो होता क्या है कि आपको जो हार्ट पे प्रॉब्लम होती है तो खून के थक्के जमने शुरू हो जाते हैं, फिर आपके हार्ट जो ब्लड पंपिंग करता है उसमें प्रॉब्लम आती है और कुछ ही मिनटों में आपकी मौत हो सकती है। तो इस वजह से ये बहुत ही खतरनाक है। और जैसा मैंने बोला कि लोग ज़मीन पर गिरकर अचानक से मर जाएंगे, आपको किसी चीज़ का मौका भी नहीं मिलेगा।
इसी कोविड से रिलेटेड अगर हम बात करें चीन के एक प्रोविंस इनर मंगोलिया की, तो लोगों का कहना है कि वहां पर सरकारी तंत्र अब पूरी तरह से युद्ध स्तर पे है। लोगों को घर में पैक किया जा रहा है और वहां पर सिर्फ इनर मंगोलिया में सैकड़ों अस्पताल चीन को बनाने पड़े हैं ताकि वहां पे उन मरीजों को अलग से रखा जा सके और उनकी तब तक देखभाल की जा सके जब तक या वो ठीक ना हो जाए या फिर जब तक वो मर ना जाए। राइट अनुज, सो हमने देखा ही है कि चाइना हमेशा से ही कोरोना के जो केसेस है उनको कम दिखाता आया है, बल्कि हमें पहले ये खबर भी पता चली थी, अब जो हमने पहले एपिसोड में बताई थी कि जो उनके जो मोबाइल यूजर्स है वो कम हो गए हैं, लेकिन केसेस उन्होंने उतने ही बताए हैं। तो कोरोना वायरस रिलेटेड एक अनोखी खबर आई है, उसको हास्यास्पद भी कह सकते हैं और दुखद भी बोल सकते हैं चाइना के लोगों के लिए। वो खबर ये है कि जैसे इंडिया में वैक्सीन आई है, तो इंडिया की सरकार ने बोला है कि पहले वैक्सीन रहेगी जो लोग 60 से नीचे हैं, 60 से ऊपर है बेसिकली, या फिर जो फिर पुलिस पर्सनल है या फिर जो डेली जॉब पे जाते हैं। तो ये सही भी है क्योंकि उन्हीं लोगों को खतरा है ज्यादा मरने का, लेकिन चाइना ने उसके उलट किया है जो पूरी दुनिया कर रही है। उन्होंने बोला है कि जो लोग कमजोर हैं उनको तो वैक्सीन लगेगी नहीं। तो ये ऐसा उन्होंने क्यों किया है, उसके रीजन क्या है, बेसिकली वो उनकी सोच इतनी गलत क्यों है, उसका कारण क्या है? ये बहुत ही एक तरह से खतरनाक है ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए, क्योंकि चाइनीज खुद को कम्युनिस्ट बोलते हैं। कम्युनिज्म का मतलब है कि जो चीजें हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो सरकार की इकोनॉमी है या सरकार की जो बेनिफिट्स हैं, वो सारे लोगों के पास इक्वली जा रहे हैं और लोग सब कुछ वहां पर लोगों को और ह्यूमंस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ये कम्युनिज्म का मेन फंडामेंटल है। लेकिन चाइना इस वक्त लोगों को सिर्फ रिसोर्सेज या मशीन की तरह गिन रहा है और इस वक्त चाइना ये सोच रहा है कि इस वक्त कोरोना, भले ही वो उसको एक्सेप्ट ना करें, लेकिन कोरोना उनके देश में अनकंट्रोल्ड है। वहां पर लगभग सारे शहर लॉकडाउन हो रहे हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पे परेशानियां हैं, लोगों का जीना मुश्किल है और कहाँ पर कोविड है कहाँ पर नहीं है वो कुछ भी कहना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल पूरी तरह से चाइना पूरा डूबा पड़ा है कोविड से। तो अभी अगर आप लोगों को सिर्फ काम करने वाले या मजदूरों के काउंट में अगर देखेंगे, तो चाइना जिस तरह से देख रहा है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम पहले उनको बचाएंगे जो देश की इकोनॉमी में सपोर्ट करते हैं, जो वर्किंग ग्रुप है, जो काम करने वाले लोग हैं। तो चाइना ने ये डिसाइड किया है कि 18 से 59 साल के बीच के लोगों को ही कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी और अगर आप 60 वर्ष से ज्यादा के हैं या आपको डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की कोई बीमारी है तो आप वैक्सीन नहीं लगवा पाएंगे। और ऐसी ही उन्होंने करीब 1 दर्जन से ज्यादा बीमारियां उन्होंने लिस्ट की हैं कि जिनको इस तरह की बीमारियां हैं उनको हम कोरोना वैक्सीन नहीं लगाएंगे, क्योंकि चीन को इस तरह का अंदेशा है कि अगर ये जानलेवा बीमारियां या लोगों की इम्यूनिटी घटाने वाली जो बीमारियां हैं, अगर उसमें लोगों को ऑलरेडी है तो लोग मर सकते हैं। तो और वो किसी तरह के काम के भी लायक नहीं है, इसलिए उनको बेहतर है कि उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। इस तरह की क्रूर एक तरह से नीति वहां की सरकार ने बनाई है। और एक और खबर ये भी आ रही है कि चीन की जो कोरोना वैक्सीन है वो असल में बिल्कुल भी असरदार नहीं है और कई देशों में, क्योंकि चीन ने ऑलरेडी उसको कई देशों में एक्सपोर्ट कर दिया है, स्पेशली मिडल ईस्ट में और अफ्रीकन कंट्रीज में, ये खबरें आ रही कि लोग उसको लगाकर मर रहे हैं। स्वीडन में एक शख्स की मौत चाइनीज वैक्सीन लगवाने के बाद अगले दिन ही हो गई। इजराइल में वैक्सीन लगवाने के 2 घंटे के अंदर ही 2 लोगों की मृत्यु हो गई। और चीन के जो वैक्सीन कंपनी है वो लोगों की उन्होंने मृत्यु पर बहुत ज्यादा दुख तो जताया है, बट साथ में उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी मौत उनकी प्री एग्जिस्टिंग या पुरानी बीमारियों की वजह से हुई है और वैक्सीन लगाने की वजह से उनकी कोई मौत नहीं हुई है। राइट, तो ये देखा आप लोगों ने कि चाइना में कितना गलत हो रहा है और जहाँ की मोदी सरकार जो है वो बेसिकली हमें पता चला है, जैसे दिल्ली पुलिस के लोग हैं जो हमेशा अडिग रहते हैं काम के लिए, उनके लिए फ्री वैक्सीन दी जाएगी जो फेज शुरू होने वाला है। तो वी शुड बी थैंकफुल हमारी सरकार के लिए और जो हमारे देश में डेमोक्रेसी है। अगली खबर जो आई है वो आई है तालिबान से रिलेटेड। तो क्या है, हमें पता चला है कि अफगानिस्तान में जब अमेरिका तालिबान के खिलाफ लड़ रहा था तो उस समय उन्हें बहुत दिक्कतें आई थी, लेकिन उन दिक्कतों को बढ़ावा दे रहा था चाइना पीछे से, जो लोगों को पहले पता नहीं चला था। लेकिन ये अभी एक
अचानक से ये खबर आई है, तो उसके बारे में क्या डिटेल्स हैं? इसको हम चाइना की ओछी हरकत बोल सकते हैं कि वो अपने दुश्मनों से या अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए कुछ भी कर सकता है। किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा चला सकता है, उनके लिए किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो बजाय सामने सामने इकोनॉमी वाइज या इवन सेना के उससे लड़ने की बजाय चाइना ने ये किया कि उनका सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है वो है अमेरिका, और अमेरिका को जो अमेरिका का पैसा है, जो अमेरिका की ताकत है, उसको दूसरी जगह पर एक तरह से इंगेज रखा जाए ताकि चाइना दूसरे एरियाज में अपना काम कर सके, जैसे कि साउथ चाइना सी। तो तालिबान में जब 2011 में या 2001 में आई थिंक जब 9/11 हुआ था, तो उसके बाद अगले ही साल यूएस ने अफगानिस्तान में अटैक कर दिया था, और उससे लेकर अभी तक अफगानिस्तान से ठीक से अमेरिका निकल नहीं पाया है, जबकि वहां पर तालिबान को इतने सालों में अमेरिका को हरा देना चाहिए था। तो अभी खबर ये निकल कर आई है कि वहां पर जो तालिबानी लड़ाके हैं उनको एक तरह से मदद चाइना कर रहा था, जैसे कि वो पाकिस्तान की सेना को करता है, और अपने खुद के ईस्टर्न कंट्री स्टेट्स में हम उसने बहुत सारे जो भी रेबल ग्रुप हैं उनको हम एक तरह से क्या बोलते हैं कि मदद करने की कोशिश की। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है साला सेंटेंस बनाते बनाते। चलो बना लो हाँ चलो 1 2 3 स्टार्ट। तो एक तरह से जो चाइना ने किया है कि जैसे वो पाकिस्तान की मदद करता रहता है हमेशा अपने इम्यूनिशन से और एक तरह से पैसे देकर, तो इस तरह से उन्होंने तालिबान में भी अफगानिस्तान में भी तालिबानी लड़ाकों की मदद की। उन्होंने बाकायदा तालिबानी लड़ाकों को पैसे दिए कि वो अमेरिकी सैनिकों को मारें, और चीन ने तालिबान लड़ाकों के साथ कई सीक्रेट मीटिंग्स भी की हैं, और 2018 में उन्होंने ऑफिशियली चीन में उनको मीटिंग के लिए बुलाया, जबकि चीन का अफगानिस्तान से तालिबान से कोई लेना देना नहीं था। तो एक तरह का उसने ये काम किया कि अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी सारी एनर्जी लगाए रहे, और साउथ चाइना सी में इसी ड्यूरेशन में चीन ने कई आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए, उसको मिलिटराइज कर दिया, और एक तरह से छोटी मोटी जो कंट्रीज हैं उनको परेशान करना शुरू कर दिया। और यूएस के पास इतना टाइम नहीं था या इतना फोकस नहीं था कि वो साउथ चाइना सी में अपना फोकस डाल सके और चीन को रोक सके। और इसी वजह से अभी साउथ चाइना सी का जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो अभी सबके लिए गले की हड्डी बन गई है कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। चीन उसमें काफी ज्यादा अपना प्रोग्रेस कर गया है। तो चीन ने इस तरह की ये जो रणनीति अपनाई है कि उसके जो विरोधी हैं अमेरिका और भारत, वो किसी दूसरे मामले में उलझे रहें और चीन खुद को मजबूत करता जाए और कहीं दूसरे जगहों पर कब्जा करता जाए या किस इस तरह के काम करता जाए। जो तालिबान के लड़ाके हैं अफगानिस्तान में, उनके पास से जो हथियार मिले हैं वो भी चाइना मेड मिले हैं। मतलब एक तरह से अमेरिका अपनी पूरी सारी ताकत मिडल ईस्ट के देशों में खर्च करता रहा, और उसी वजह से चीन को काउंटर करने का उसको टाइम नहीं मिला, और अमेरिका के अफगानिस्तान में फंसे रहने की वजह से अमेरिका साउथ चाइना सी में बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाए। तो ये हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। और इसी तरह की हरकतें अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो चीन ने अपनी सेनाओं को दिखाना और एग्रेशन दिखाना जो सीमा पर शुरू किया लद्दाख में, हो सकता है इस तरह से वो भारत को इंगेज करना चाहता है ताकि वो जो पानी के रास्ते हैं या जो समुद्र के एरिया हैं वहाँ पर किसी तरह की कोई कब्जा कर सके। तो हमारे भारत को और आसपास के देशों को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सजग रहना पड़ेगा कि चीन का एक्चुअल क्या करना चाहता है और वो दिखा क्या रहा है। तो हमें हर तरफ से चीन को एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। राइट, ये बहुत ही ज़रूरी है। और आई थिंक हमारी जो इंटेलिजेंस है मोदी जी के आने के बाद और अजीत डोभाल के आने के बाद वो बहुत ही हाई क्लास हो गई है। तो आई थिंक दे कैन मैनेज इट वेरी वेल। तो अनुज, एक और जो खबर है, जैसे हमने पिछले अपने एपिसोड्स में बात की थी, वो ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो व्यूअर्स, अगर आप इन खबरों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो पिछले एपिसोड देख सकते हैं। तो खबर हमने बात की थी, ऑस्ट्रेलिया और चाइना की जो लड़ाई हो रही है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अब चाइना पर देखा जा सकता है। तो हमें अभी एक खबर आई है कि जो चाइना के जो पावर प्लांट है वो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं क्योंकि उनके पास कोयला नहीं बचा है। तो वो कोयला ना बचने का कारण ऑस्ट्रेलिया से क्यों रिलेटेड है, उसके बारे में बात करते हैं अनुज। हाँ, चीन ने क्या सोचा था एक्चुअली, 60% जो कोयला
जो चाइना में आता है वो ऑस्ट्रेलिया से आता है। तो चीन ने यह सोचा कि अगर वो इस तरह के सैंक्शन ऑस्ट्रेलिया पे लगाना शुरू करेगा तो ऑस्ट्रेलिया को एक सबक मिलेगा, और ऑस्ट्रेलिया जो पुरानी मांग कर रहा है कि कोरोना की जो जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि कोरोना कहाँ से आया, तो वुहान में जाकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को या यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशंस को वहां पर जाकर जांच करनी चाहिए। तो इस तरह की एक सजा देने के चक्कर में जो शी जिनपिंग है वो पूरी तरह से फंस गए। बहुत ही बोलते हैं उनकी कोई दूरदर्शिता नहीं थी। उनको लगा कि जब वो इस तरह का अनाउंसमेंट करेंगे और कुछ दिनों के लिए ऐसा करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया बदल जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उसमें अडिग रहा और 6-7 महीने से अभी ऑस्ट्रेलिया से कुछ भी कोयला चाइना में नहीं जा रहा है। तो हुआ ये है कि वहां पर अब चूंकि 65% जो बिजली है चाइना की वो बनती है कोयले से, और अभी कोयला बचा नहीं है, तो बहुत सारे पावर प्लांट वहां पे बंद हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ 4 या 5 दिन का कोयला बचा है। तो अभी क्या करना शुरू कर दिया है चाइनीज गवर्नमेंट ने कि सरकार को सरकार जो है वो लोगों को कोयला जलाने से मना कर रही है। तो इस तरह से बता दे लोगों को कि चीन में इस वक्त बहुत ज्यादा सर्दी है और लोग वहां पर कोयला जलाकर ही अपने घर को गर्म रखने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे पावर प्लांट जो कि बंद हो रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए अभी चीन ने क्या किया है कि कोयला लोगों से जो उन्होंने खरीद कर अपने घर में रखा है वो लेना शुरू कर दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया से जो कोयला आता था उसमें चाइना ने खुद बैन लगाया और अभी सबसे ज्यादा अफेक्टेड वो खुद हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया को तो सिर्फ रेवेन्यू की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन चाइना में जो लोगों का जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। तो 65% बिजली जो चूंकि वो कोयले से बनाते हैं और कोयले की भारी कमी होने के कारण अभी चीन में बहुत सारे शहर अंधेरे में डूब रहे हैं, क्योंकि लोगों को अभी बिजली कटौती कर करके दी जा रही है ताकि वो और ज्यादा दिनों तक कुछ चला सकें। तो कई शहर अंधेरे में डूबे हैं और यहाँ तक कि वो सड़कों की लाइट भी बंद कर रहे हैं। मतलब आप अगर गाड़ी लेकर बाहर जा रहे हैं, कार या बाइक से जा रहे हैं, तो आप पूरी तरह से सिर्फ अपनी गाड़ी की हेडलाइट पर निर्भर हैं। और ऐसा लगता है कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने जोश में आके स्टार्टिंग में बहुत निर्णय लिया कि हम बहुत स्ट्रांग और बड़ी कंट्री हैं और किसी भी देश को हम बांह मरोड़ सकते हैं और उसको उल्टा सीधा हरकतें कर सकते हैं। लेकिन निर्णय कुछ समय गुजरने के बाद, यानी 6-7 महीने गुजरने के बाद, ये निर्णय खुद उनके गले की हड्डी बन गया। अभी अगर वो ये बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को अलाउ करते हैं कोयला बेचना, तो बोला जाएगा कि ये आपने निर्णय वापस लिया और एक अच्छे लीडर की निशानी नहीं है। अगर वो अलाउ नहीं करते हैं तो उनके देश के नागरिक जो इतना परेशान हो रहे हैं, हालांकि चीन की सरकार और जो सीसीपी है वो नागरिकों को कुछ ज्यादा समझती नहीं। तो चीन के नागरिकों को जो बेचे जाने वाला कोयला है उसकी भी कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। लोगों ने घर पे बना कर रखे हुए हैं, अपने कोयले के जो भंडार हैं लोगों ने बहुत सारे पहले से बना के रख लिए हैं। तो घरों में जलाए जाने वाला जो कोयला है जिससे कि लोग सर्दियों में अपने घर को गर्म रखते हैं, अब सरकार ने उस पर नियम बना दिए। जैसे कि लोग अब अपने घर को तब तक कोयला घर पे नहीं जला सकते जब तक कि बाहरी तापमान 0 डिग्री से नीचे ना हो। मतलब आप जब तक जमने के उस पे ना आ जाए तब तक आप अपने आप को गर्म नहीं रख सकते। और सरकार ने बोला है कि अगर आपके घर से धुआं निकलता दिखा तो आप पर फाइन लगेगा, आपको जेलों में डाला जाएगा, और बहुत सारे लोग जेलों में डाले भी जा चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि चीन में लोगों की कीमत क्या है। अपनी एनालिसिस जो ये है कि चीन की सरकार को इस बात का कोई फिक्र नहीं है कि बूढ़े लोग हैं जिनको सर्दी से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हड्डियां कॉन्ट्रैक्ट होती हैं बुढ़ापे में और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, लोग मर सकते हैं। उससे बचने की बजाय चीन की सरकार अपनी नाक बचाने के लिए कि हम ऑस्ट्रेलिया से कोयला नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, सिर्फ इस पर अड़िग रहने के लिए उन्होंने ये सारा चीज़ें कर रखी हैं। और चीन की सरकार कर क्या रही है, वहाँ के जो सरकारी नौकर हैं वो सरकारी गाड़ियां ले जाकर लोगों के घर जा रहे हैं और उनका कोयला ज़बरदस्ती छीन कर वो अपने सरकारी गोदामों में भर रहे हैं, और बाद में वो यही कोयला जो बिजली बनाने के जो उनके प्लांट्स हैं उनको सप्लाई करेंगे। राइट। तो अनुज, हमने पहले भी बताया था कि जो ऑस्ट्रेलिया से उनकी लड़ाई है वो बढ़ती जा रही है, और ऑस्ट्रेलिया के तो फिर भी समर्थन में और देश आ गए हैं। जो उनका जो व्यापार बंद हुआ था वो और किसी देशों से के थ्रू चल रहा है, लेकिन चाइना जो है उनका जो फ्यूचर है वो डामाडोल है। और ये बहुत ही अच्छी खबर है इंडिया के लिए, और बट ये दुखद खबर है वहाँ के लोगों के लिए जिनको इस चीज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है।
तो एक और खबर आई अनुज आई है, वो है हांगकांग से आई है। तो हमने बताया था पहले ही कि हांगकांग में कैसे चाइना ज़्यादातर अपने लॉ लगाने जा रहा है और वहाँ पे वो पूरा चाइनीज़करण हो गया है उसका। तो वहाँ क्या किया है, जो अमेरिकी सरकार है उन्होंने अपने जो कॉन्सुलेट है उसको बेचने का मन बनाया है, और उसका कारण क्या है बेसिकली, और उसके इम्पैक्ट क्या होंगे हांगकांग के फ्यूचर के ऊपर। तो अभी अमेरिका ने क्या डिसाइड किया है कि वो हांगकांग में जो चीन ने हरकतें की हैं, अपना लॉ लगाया है और एक तरह से कब्जा करने की कोशिश की है, तो अमेरिका उसमें बहुत बड़े सैंक्शन लगाने जा रहा है या कुछ इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहा है जिससे कि हांगकांग पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। उसको जो रिबेट्स मिले हुए थे टैक्सेस वगैरह के, वो तो ऑलरेडी हटा दिए गए हैं, लेकिन अमेरिका और बड़े कदम उठाना चाहता है। तो सबसे पहले अमेरिका ने ये स्टार्ट किया कि जो अमेरिकी काउंसलेट है हांगकांग में, जो कि सारे वीज़ा प्रोसेसिंग और ये सब कुछ देखता था, वो उसको बंद करना चाहती है। और उसकी वजह से उसने जो काउंसलेट का जो ऑफिस था, जो खुद अमेरिका की खरीदी हुई ज़मीन है, उसको बेचने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन हांगकांग की सरकार ने उसको बेचने से मना कर दिया। और इसमें हम ये देख सकते हैं कि हांगकांग की सरकार ने ये कहा कि अगर कोई विदेशी सरकार कुछ एक तरह से ऑफिशियल काम ज़मीन बेचने या खरीदने का करना चाहती है, तो उनको 60 दिन पहले हांगकांग की सरकार को और चाइनीज़ सरकार को उनको नोटिस देना पड़ेगा, तब उसके बाद उसके अप्रूवल के बाद ही वो उसको बेच सकते हैं। लेकिन असल मामला ये है कि अगर अमेरिका अपनी काउंसलेट बेचकर हांगकांग से चला जाता है तो उसका सीधा असर हांगकांग के स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट पे पड़ेगा। वहाँ के जो विदेशी इन्वेस्टर हैं, जिनको अभी भी ये आस है कि जो आर्ट्स ग्रुप का जो IPO आ रहा था और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो भले ही चाइनीज़ कंट्रोल है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में रिटर्न दे सकते थे, तो अगर अमेरिका वहाँ से जाता है तो विदेशी जो वहाँ पर मुद्रा आ रही है, जो विदेशी इन्वेस्टर्स के थ्रू आ रही है, बेसिकली उनको बहुत एक तरह से नेगेटिव व्यू उनका हो जाएगा और वहाँ पर अपना पैसा या तो निकालना शुरू कर देंगे अगर ऑलरेडी है, या फिर उसको जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। तो ये हो सकता है कि अमेरिका जो बड़ा स्टेप ले सकता है, जो अभी तो किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन अमेरिकी सरकार इस हद तक जा सकती है कि जो हांगकांग के बैंक्स हैं उनको वो डॉलर में किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन करने पर बैन लगा दें। क्योंकि पूरी दुनिया में जब इंटरनेशनली कंट्रीज काम करती हैं या यूनाइटेड नेशंस या दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेती हैं या लोन देती हैं, तो वो सारा काम डॉलर में होता है। और हांगकांग के बैंक डॉलर पर ही बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, उनकी खुद की लोकल करेंसी पर इतना ज़्यादा वो एक तरह से डिपेंड नहीं रह सकते। और उन पर अगर इस तरह का बैन लग जाता है तो वो हांगकांग पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ चाइना को उसको संभालना पड़ेगा, क्योंकि उनका खुद का कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं बचेगा। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। राइट। तो हांगकांग का फ्यूचर बहुत ही अनसर्टेन है। अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर अपना कोई बिजनेस चलाना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि हांगकांग थोड़े दिनों में उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी चाइना 9 एपिसोड की खबरें। अगली बार फिर हम हाजिर होंगे और नई खबर के साथ। तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आती है। सो अंटिल देन, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।